इकोनॉमिक्स की इस क्लास में अभी हम जिस टॉपिक के ऊपर विचार करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कल्याण अर्थशास्त्र। तो जो कल्याण अर्थशास्त्र है इसमें दो शब्द हैं, एक तो हो गया कल्याण और एक हो गया अर्थशास्त्र। तो कल्याण को इंग्लिश में कहते हैं वेलफेयर और अर्थशास्त्र को कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो कल्याण आया कहां से ये शब्द? तो इस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था, इंग्लैंड में एक दार्शनिक हुआ था, उसका नाम था जे बेंथम। क्या था उसका नाम? जे बेंथम, जो कि उपयोगितावादी था। तो उसी ने ही सबसे पहले कल्याण शब्द का प्रयोग किया था। तो जो उपयोगितावादी थे जिनमें बेंथम प्रमुख है, तो उनका क्या मानना था कि कल्याण व्यक्ति का कब होगा, समाज का कल्याण कब होगा? तो उनका कहना था कि अधिकतम लोगों की अधिकतम प्रसन्नता, अर्थात जब अधिक से अधिक लोग समाज में खुश हों, सुखी संपन्न हो, विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करने से उन्हें आनंद की अनुभूति हो, उनका जीवन स्तर ज्यादा बढ़े, तो तब कहेंगे क्या? कल्याण। इसीलिए आया अधिकतम लोगों की अधिकतम प्रसन्नता। ऐसा नहीं कि समाज के अंदर दो चार लोग, 2-4% लोग क्या है? खुश हैं, और बाकी समाज का तबका क्या है? खुश नहीं है, तो उसे कल्याण नहीं कहेंगे। तो इसी को दूसरे रूप में कहा जा सकता है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यानी कि मैक्सिमम लोगों को क्या मिलना चाहिए? सुख मिलना चाहिए। और वह जो सुख है वह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से मिलने वाला है। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर ये जो शब्द है, अर्थात जो कल्याण है, ये तो बेंथम ने दिया, तो यह राजनीति विज्ञान का विषय है, उपयोगितावाद। लेकिन इकोनॉमिक्स में बात करते हैं कि यहां पर कल्याण का अर्थ क्या होता है इकोनॉमिक्स में। तो देखिए यहां पे लिखा है कल्याण अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। कल्याण अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो कल्याण अर्थशास्त्र क्या होगा? इसकी डेफिनेशन यहां पर है कि वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि या उपयोगिता को कल्याण कहते हैं। यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग करने से, यानी कि समाज में जितने लोग हैं वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ठीक है, देखते हैं, तो इनसे मिलने वाली जो संतुष्टि है उसे कहते हैं उपयोगिता या कल्याण। ठीक है, जैसे हम भूखे हैं तो खाना खा दिया तो पेट क्या होता है? भर जाता है, शरीर को आनंद मिलता है, स्फूर्ति आ जाती है, तो इसका मतलब ये हो गया उपयोगिता, या इसे कहेंगे कल्याण। अरे यदि भूखे हैं और खाना ना मिला, तड़प रहे हैं, तो कष्ट का अनुभव होगा, तो उसे कल्याण नहीं कहेंगे। तो कल्याण कहां से आने वाला है? कल्याण जो आने वाला है वो वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग करने से आने वाला है। वस्तुओं और सेवाओं का जो उपभोग करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, देखेंगे, तब जाके मनुष्य को उपयोगिता मिलेगी, उसको संतुष्टि मिलेगी। तो जो संतुष्टि उसको मिल रही है, तो वह संतुष्टि ही क्या कहलाती है? अर्थशास्त्र में कल्याण कहलाती है। कल्याण अर्थशास्त्र को आगे बढ़ाने का जो काम किया उसमें आता है मार्शल है, पीगू है, कैल्डोर है, परेटो है, हिक्स है, सिटो वस्की है, बर्गसन है, ग्राफ है, लिटिल, एरो, सैमुअल्सन एंड रेडार इत्यादि जो अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने कल्याण अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का काम किया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। क्योंकि यदि मनुष्य का कल्याण नहीं होता है, देश में लोग सुखी और संपन्न नहीं रहते हैं, तो फिर देश का कल्याण होने का कोई अर्थ नहीं है। यदि 2-4% लोगों का कल्याण हो जाता है, 2-4% लोगों का पैसा आ जाता है, ठीक है, वह सभी सुविधाओं का उपभोग करते हैं, लेकिन समाज का बहुत बड़ा तबका क्या होता है? इन सुविधाओं से वंचित रहता है, तो उसे कल्याण नहीं कहेंगे। ओके, तो सरकार का क्या मकसद रहता है? अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, अधिक से अधिक लोगों तक वस्तुएं और सुविधाएं पहुंचे। तो अर्थशास्त्र में कल्याण अभी हम और आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हो गया कि कल्याण कहां से आता है? वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग करने से मिलने वाली संतुष्टि से आता है। किसने आगे बढ़ाने का काम किया? किसको? कल्याण अर्थशास्त्र को। यहां पे हमने बताया। अब यहां पर बात आती है कि जो कल्याण अर्थशास्त्र है वह क्या है? ये तो हमने बात करते कि वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग करने से आता है, लेकिन यहां पर बात आ रही है कि कल्याण अर्थशास्त्र किसे कहेंगे?
तो जो रेडार इकोनॉमिस्ट है वो क्या कह रहा है कि अर्थ विज्ञान की वह शाखा है जो आर्थिक नीतियों के औचित्य के मानदंड की स्थापना करने तथा प्रयोग करने का प्रयत्न करती है। तो यहां पर बात आ रही है आर्थिक नीतियां। तो आर्थिक जो नीतियां हैं, कौन सी नीति? आर्थिक नीति होगी। जैसे भारत सरकार ने जीएसटी लाई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाई। अब इस टैक्स का यदि लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, वस्तुओं और सेवाओं पर जो टैक्स लगाया गया परोक्ष कर, उसे हम जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेवा एवं उत्पाद कर। अब सारा डेटा इकट्ठा किया गया कि भाई जीएसटी में जो विभिन्न करों की दर है उनसे वस्तुओं का प्राइस बढ़ा या घटा। और पता चला कि प्राइस बढ़ गए, तो प्राइस बढ़ने से क्या होगा? वस्तुएं महंगी होंगी। महंगी होंगी तो कम लोग ही उन वस्तुओं को क्रय कर पाएंगे। तो जब कम करेंगे तो क्या होगा? अन्य जो लोग हैं, जो गरीब हैं, उसको क्रय नहीं कर पाएंगे या अल्प मात्रा में क्रय कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा कल्याण अर्थशास्त्र है वो क्या बतलाएगा? वो बतलाएगा देखो भाई, जो टैक्स ये जीएसटी लगाया गया है, जो इसकी कर की दरें हैं, इसका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इस टैक्स की दरों को कम करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो हमारा कल्याण अर्थशास्त्र है वह बतलाता है कि जो नीति, आर्थिक नीतियां हैं वह सही है या गलत है, और उसके बाद निर्णय भी देता है कि भाई जो नीति आपने बनाई उसको ठीक कीजिए, और ठीक करने के बाद ही समाज का या समाज में रहने वाले लोगों का, देश में रहने वाले लोगों का क्या हो सकता है? विकास हो सकता है, उनका कल्याण हो सकता है। तो जो हमारा कल्याण अर्थशास्त्र है वो क्या करता है कि जितनी भी आर्थिक नीतियां सरकार के द्वारा बनाई जाती है, हम थोड़ी बनाते हैं आर्थिक नीतियां, सरकार बजट आती है, सरकार ही सारी आर्थिक नीतियों को तय करती है, और उसके बाद प्रभाव जो पड़ता है वो देश में रहने वाले लोगों पर पड़ता है। तो यहां पर ये नहीं बतलाया जाता कि जीएसटी के द्वारा बहुत सारा टैक्स आएगा गवर्नमेंट के पास, ठीक है, बहुत पैसा आएगा, उसके बाद रोड बनेगी, सड़क बनेगी, ठीक है, वो तो यथार्थ या वास्तविक अर्थशास्त्र का विषय हो गया। लेकिन कल्याण अर्थशास्त्र बोलता है कि टैक्स की जो दरें हैं वो इतनी कम होनी चाहिए कि जिससे कि मैक्सिमम लोगों को या अधिक से अधिक लोग क्या कर सके? वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर सके, ठीक है। तो इस प्रकार से अच्छाई और बुराई के बारे में कौन बतलाता है? कल्याण अर्थशास्त्र बतलाता है। तो कल्याण अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? हम इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। ये तो लिखना ही लिखना है, कल्याण आता कहां से है, ठीक है। एक अन्य अर्थशास्त्री की परिभाषा को भी लेते हैं और वह है सिटोवस्की। उसने क्या कहा कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र या कल्याण अर्थशास्त्र एक ही है भाई। कल्याणकारी बोलो चाहे वो कल्याण अर्थशास्त्र है, एक ही है। उसकी डेफिनेशन है सिटोवस्की की, कल्याण अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत का वह भाग है जो मुख्यतः नीति से संबंधित है। नीति से, नीति मतलब आर्थिक नीति से है कि जो सरकार आर्थिक नीतियां बना रही है, चाहे मौद्रिक नीति है, राजकोषीय नीति है, ये देश की जनता के लिए अच्छा है या बुरा है। तो अच्छाई और बुराई के बारे में बतलाने का जो काम करता है वह करता है कल्याण अर्थशास्त्र या कल्याणकारी अर्थशास्त्र। और इसी के हिसाब से सरकार क्या करती है? अपनी नीतियां बनाती है कि समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, समाज में जो लोग रह रहे हैं क्या वो मैक्सिमम वस्तुओं सेवाओं का उपभोग कर पा रहे हैं? जो गरीब है वह भी वस्तुओं को खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा, भूखा सो रहा है? तो इस प्रकार से ये दूसरी परिभाषा है सिटोवस्की की, इसको भी आप लिखेंगे। तो कुल मिलाकर जो कल्याण अर्थशास्त्र है वो कैसा विश्लेषण है? यह आदर्शवादी विश्लेषण। कैसा विश्लेषण है? आदर्शवादी विश्लेषण है कि हमें आदर्श के पथ पर चलना है। आदर्श पर चलने का अर्थ ये हो गया कि हमें ऐसी नीतियां बनानी है, आर्थिक नीतियां, जिससे कि अधिक से अधिक जो लोग हैं समाज में रहने वाले, उनको वस्तुओं और सेवाएं उपभोग करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिल जाएं। तो ये तो हो गई सिटोवस्की की परिभाषा। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा कल्याणकारी अर्थशास्त्र या कल्याण अर्थशास्त्र। एक बार पुनः ये कल्याण अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? कल्याण अर्थशास्त्र उस अर्थशास्त्र को कहते हैं कि जिसमें यह बतलाया जाता है कि जो आर्थिक नीतियां हैं वह सही हैं या गलत, उस पर
प्रश्न किए जाते हैं, उसका उत्तर निकाला जाता है और उसके बाद ये बतलाया जाता है कि जो नीति बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, वह अच्छी है कि नहीं है। अच्छी है तो इसको आगे भी चलाइए और बुरी है तो इसको क्या करिए, बदलिए। तो औचित्य का मीनिंग हो गया कि आर्थिक नीति सही है या गलत है। ठीक है, ये बतलाने का काम कौन करता है, ये करता है कल्याण अर्थशास्त्र। और जब नीति ही सही होगी, ठीक है, सरकार जब नीति अच्छी बनाएगी जनता के कल्याण के लिए, तो जनता की उतनी ज्यादा क्या होगी, भलाई होगी। तो यहां पर जो कल्याण आने वाला है इकोनॉमिक्स में, वो बेंथम का उपयोगितावादी दृष्टिकोण है, वो तो राजनीति विज्ञान में पढ़ाया जाता है। लेकिन यहां पर जो विचार आ रहा है इकोनॉमिक्स के अंदर, ये तो वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग करने से आ रहा है। लेकिन इसके अलावा भी हमें क्या होती है, संतुष्टि मिलती है, उपयोगिता मिलती है। ऐसे नहीं कि वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने से ही हमें आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, हमारा शरीर जो होता है हष्ट पुष्ट होता है, ठीक है, ताकतवर होता है, दिखने में स्मार्ट लगता है, ठीक है, आंखें अच्छी होती है, गाल अच्छे होते हैं, बॉडी अच्छी होती, स्लिम होती है। ऐसा नहीं है, और भी चीजों से हमको संतुष्टि मिलती है, आनंद मिलता है, और उससे भी हमारा जो जीवन है वो ज्यादा खुशी खुशी पूर्वक व्यतीत होता है। तो आगे समझिए ये कि अब आता है कि कल्याण के प्रकार। भाई कल्याण कौन कौन से प्रकार का हो सकता है, तो यहां पर लिखा है पहला, ध्यान से देखिए, सामान्य कल्याण, जो हमारा जनरल वेलफेयर है कि सामान्य कल्याण। तो सामान्य कल्याण क्या है कि देखिए, सभी आर्थिक और गैर आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि। क्या बोला कि सामान्य कल्याण का अर्थ हो गया कि ऐसा नहीं कि जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं कि जिससे धन कमाया जाता है, वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है, वस्तु मार्केट से लोग खरीदते हैं, ऐसी क्रियाओं के अलावा गैर आर्थिक क्रियाएं भी होती हैं भाई, कि जिससे कि कल्याण होता है। माना कि हम शादी में जाते हैं, फ्री में खाना खाते हैं, ठीक है, एक से एक डिश वहां पे बनी होती है, सब फ्री में खाते हैं, तो वहां पे भी तो आनंद की अनुभूति हो रही है। कहीं पर हम भाषण सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, उससे भी तो आनंद की अनुभूति हो रही है। ठीक है, हमारा संतुष्टि का लेवल बढ़ रहा है। कोई हमारा रिस्पेक्ट करता है तो उससे भी हमें क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। और कोई हमें गाली देता है तो हमें क्या मिलती है, असंतुष्टि मिलती है। तो इस प्रकार से जरूरी नहीं है कि केवल वस्तु अच्छे कपड़े पहनने से, ठीक है, महंगी गाड़ी में बैठने से ही संतुष्टि मिलती है। लेकिन समाज में हमारी क्या इज्जत नहीं है, तो फिर क्या है, हमारा संतुष्टि का लेवल घटता है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन चुनाव क्यों लड़ रहे हो, देश में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं भाई, वो क्यों नेता बनना चाहते हैं कि सभी लोग हमारा कहना माने। ठीक है, कोई भी पुलिस वाला एकदम सैल्यूट करे, मुझे कोई गिरफ्तार न करे, मैं जो कहूं वो सब करें, तो इसीलिए तो चुनाव लड़ रहे हैं। पैसा तो उनके पास है ही, वो सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन वह सत्ता में बैठना चाहते हैं कि हर कोई उनका कहना माने और जहां जहां हो उनकी जय जयकार हो। तो ये भी संतुष्टि मिलने वाली है। ओके, तो यहां पर क्या बताया गया, सामान्य कल्याण की सभी आर्थिक क्रियाएं और जो गैर आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं कौन सी है भाई, आर्थिक क्रियाएं उत्पादन से जुड़ी होती हैं कि जिसमें वस्तुओं की डिमांड होती है और सप्लाई होती है। ठीक, ये हमारी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कमीज का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, माइक का प्रोडक्शन हो रहा है, चश्मे का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, आपके रजाई गद्दे बिस्तर जो भी हो रहा है, सबका प्रोडक्शन हो रहा है। इनको लोग क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। एक बेचने वाला एक खरीदने वाला है, तो ये आर्थिक गतिविधि में आएगा। ओके, और गैर आर्थिक जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उसमें क्या होती है कि जो हमें फ्री में मिल रही हैं, जो हमें फ्री में मिल रही हैं, तो जिसके लिए हमें किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना पड़ता है। ओके, तो इनसे भी हमें क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो सामान्य कल्याण के अंदर आया आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों प्रकार की वस्तुओं से जो व्यक्ति को या समाज को संतुष्टि मिलती है उसे सामान्य कल्याण कहते हैं। ओके, अब दूसरा आता है, देखो भाई, सामान्य कल्याण के बाद आता है आर्थिक कल्याण। ठीक है, सामान्य कल्याण के बाद क्या आता है, आर्थिक कल्याण। तो आर्थिक कल्याण का जो विचार है, ये सबसे पहले जो देने का काम किया आर्थिक कल्याण सिस्टमैटिक ढंग से, ये देने का काम किया प्रोफेसर पीगू ने। किसने दिया, प्रोफेसर पीगू ने दिया। अब पीगू कौन था भाई, एक इकोनॉमिस्ट था। यहां पर पीगू आया, देखो यहां पे लिखा हुआ है, पीगू का विचार है। तो पीगू ने क्या कहा आर्थिक कल्याण के बारे में, आर्थिक कल्याण सामान्य कल्याण
का वह भाग है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से मापा जा सकता है। आर्थिक कल्याण के लिए उसने क्या डेफिनेशन दी है, ये सामान्य कल्याण का ही भाग है। ठीक है, सामान्य कल्याण में दोनों प्रकार की क्रियाएं आ रही हैं, आर्थिक भी आ रही हैं और गैर आर्थिक भी आ रही हैं, जिनसे व्यक्ति को संतुष्टि मिल रही है। लेकिन उसके स्थान पे उसने देखा कि भाई गैर जो आर्थिक क्रियाएं हैं और आर्थिक क्रियाएं हैं इनसे संतुष्टि मिलने वाली है, लेकिन जो गैर वाली है उनकी गणना तो करना बड़ा असंभव है, जटिल है। इसलिए उसने उसी पर ध्यान दिया कि जिसको कि हम मुद्रा रूपी मापदंड से माप सकते हैं। अर्थात जो वस्तुएं और सेवाएं हम खरीदते हैं, जितना उसके लिए हम भुगतान करते हैं, हमने 100 रुपए की वस्तु मिली तो क्या कह रहा है कि संतुष्टि आपको 100 रुपए के बराबर ही मिली। और आपने 1 लाख का सामान खरीदा तो आपको संतुष्टि कितनी मिली, 1 लाख रुपए की मिली। तो कुल मिलाकर उसका कहना है कि जब हम क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं और यदि उन वस्तुओं और सेवाओं को मुद्रा के द्वारा मापा जाता है, अर्थात प्रत्येक का मूल्य होता है, यही उसका क्या हो गया, माप हो गया, तो इससे मिलने वाली जो संतुष्टि होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, आर्थिक संतुष्टि कहते हैं या उसे आर्थिक कल्याण कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि सभी प्रकार की जो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं वो हम बाजार से किसमें खरीदते हैं, पैसों से खरीदते हैं। तो यहां पर उसका जो विचार है किसका उपयोगिता के बारे में गणवाचक दृष्टिकोण है, जिसकी गणना कर सकते हैं। जैसे हमने बताया आपको कि 1 लाख रुपए का सामान खरीदा तो संतुष्टि 1 लाख रुपए की, 1 करोड़ की कार खरीदी तो 1 करोड़ की संतुष्टि। ओके, इस प्रकार की विचार उसका है। ठीक है जी, तो इस परिभाषा को आप याद करेंगे कि आर्थिक कल्याण किसे कहते हैं, कि आर्थिक कल्याण सामान्य कल्याण का वह भाग है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से मापा जा सकता है। अर्थात जितनी वस्तुएं और सेवाएं हम यूज करते हैं, उपभोक्ता यूज करता है, उनको यदि हम मुद्रा के द्वारा खरीदते हैं तो हमें उतनी ही उपयोगिता मिलती है। तो ये हो गया आर्थिक कल्याण। अब बात आती है कि जो आर्थिक कल्याण है इसके बारे में एक इकोनॉमिस्ट हुआ है, वो भी कल्याणवादी अर्थशास्त्री है, उसका नाम है यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेसर ग्राफ। ठीक है, कितना सुंदर नाम है ग्राफ, और हमारे यहाँ ग्राफ पेपर भी होता है भाई। तो ग्राफ ने क्या बोला आर्थिक कल्याण के बारे में, उसने कहा कि जो पीगू तू बात कर रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं से जो संतुष्टि मिलती है जिनको हम पैसों से खरीदते हैं, लेकिन उसने कहा मूल्य में तो परिवर्तन होता रहता है भाई। कोई वस्तु 100 रुपए की है और कुछ दिनों बाद वह 150 रुपए की हो जाती है, तो व्यक्ति को 50 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो इससे संतुष्टि क्या होगी भाई, घटेगी या बढ़ेगी। पहले तो 100 रुपए दे रहा था और आपने अब उसको 50 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, तो इस प्रकार से संतुष्टि की सही सही माप हम नहीं कर सकते हैं। या हो सकता है कि जो व्यक्ति 100 रुपए में पहले वस्तु खरीद रहा था और 50 रुपए ऊपर जंप करके अब वो नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मूल्य में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए आर्थिक कल्याण की सही सही माप नहीं की जा सकती है। किसने कहा, प्रोफेसर ग्राफ ने कहा। इसमें एक और है भाई, देखो प्रोफेसर रॉबर्टसन, उसने भी कहा जो कल्याण है, अर्थात जिस कल्याण की हम बात कर रहे हैं, ये मानसिक विचार है। कैसा विचार है, मानसिक विचार है, क्योंकि जो कल्याण शब्द है यह अपने आप में बहुत व्यापक है। ठीक है, कैसा है कि आर्थिक क्रियाओं से भी व्यक्ति को क्या मिल रहा है, कल्याण मिल रहा है वस्तु और सेवाओं के उपभोग करने से, और जो गैर आर्थिक कल्याण है उससे व्यक्ति को संतुष्टि मिल रही है। माना बात कोई परोपकार का कार्य करता है, बड़े बड़े भंडारे लगा रखे हैं, ठीक है, जहां पर खाना फ्री में मिल रहा है, लोगों की लाइन लगा रखी है, कोई पूजा अर्चना कर रहा है, ठीक है, कोई भागवत कथा करा रहा है, कोई क्या कर रहा है, यात्रा निकाल रहा है, तो इससे व्यक्ति को क्या मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है। तो उसने कहा कि मानसिक विचार है, ठीक है, और बहुत व्यापक दृष्टिकोण है, इसलिए जो कल्याण शब्द है भाई इस परिभाषा देना कठिन है। लेकिन इन दोनों का भी मानना था कि जो आर्थिक कल्याण है यही कल्याण हो सकता है, क्योंकि यदि हम गैर आर्थिक और आर्थिक दोनों को जोड़ते हैं तो फिर जटिल विषय बन जाता है और ऐसे में कल्याण की गणना करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि जो ग्राफ था, रॉबर्टसन था, वह भी पीगू के आर्थिक कल्याण की परिभाषा से संतुष्ट थे।
ओके, तो इस प्रकार से एक हो गया सामान्य कल्याण और एक हो गया आर्थिक कल्याण। तो सामान्य कल्याण कहां से आया भाई? आर्थिक कल्याण। सामान्य कल्याण में दोनों प्रकार के कल्याण छुपे हुए हैं। सामान्य कल्याण के अंदर दोनों प्रकार की भलाई छुपी हुई है, ठीक है। लेकिन बाद में जो आर्थिक कल्याण सामान्य कल्याण से अलग कर दिया और उसमें केवल आर्थिक क्रियाओं को ही शामिल किया गया। ओके, अब इसके बाद आता है तीसरे नंबर का कल्याण, व्यक्तिगत कल्याण, ठीक है, इंडिविजुअल वेलफेयर, व्यक्तिगत कल्याण। जैसे मैं ही हूं, ठीक है, अच्छा कमाता हूं तो क्या होगा, बहुत सारी वस्तुओं का उपभोग कर पाऊंगा, अच्छे कपड़े पहनूंगा, अच्छा मकान होगा, ठीक है, गाड़ी होगा। तो इस प्रकार से ये व्यक्तिगत कल्याण होगा, ठीक है। पर्सनल, तो पता चला कि मेरे बगल में दूसरा व्यक्ति है और वो उसकी इनकम बहुत ही कम है, तो गरीब होगा, तो उसका कल्याण दूसरे प्रकार का होगा। फिर तीसरा जो व्यक्ति है, ये मुझसे जो ऊपर का हाई लेवल का है, वो बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, तो उसका रहने का जो स्टेटस होगा वो अलग ही होगा। तो इस प्रकार का जो कल्याण होता है पर्सनल, उसे हम व्यक्तिगत कल्याण कहते हैं भाई, व्यक्तिगत भलाई कहते हैं। लेकिन यहाँ भलाई का जो अर्थ आ रहा है, वो जो भलाई आ रही है यहाँ पर परोपकार करने से नहीं आ रही, यहाँ पर भलाई आ रही है कि बहुत सारी वस्तुओं का उपभोग करने से, मतलब मैक्सिमम आप कितनी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हैं, ठीक है, और उनसे आपको जो संतुष्टि मिल रही वाली है, वही व्यक्तिगत कल्याण है। तो देखो व्यक्तिगत कल्याण में क्या है, प्रोफेसर पीयू का क्या कहना है कि एक व्यक्ति का कल्याण उसके मन में रहता है। एक व्यक्ति का कल्याण कहाँ रहता है? इस खोपड़ी में रहता है, मन में रहता है। कि जब मन में रहने का अर्थ है कि जब वह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदता है, अरे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं कौन सी है, अपने अगल बगल नजर डाले, जो वस्तुएं आपके पास है वही वस्तुएं हैं, तुम्हारे पास नहीं है तो समझ बाजार में जाओ, देखो क्या उसका नाम, कितनी वस्तुएं बाजार में, कितनी प्रकार की गाड़ियां दौड़ रही है, दुकानों में क्या क्या सामान है, वो सारी वस्तुएं। सेवा में कौन सी है, आपने रिचार्ज कर दिया अभी अभी, ठीक है, आप 250 रुपये लेकर गए, आप 500 रुपये लेकर गए, एक और रुपये लेकर गए, गाड़ी में बैठे, ट्रेन में बैठे, ठीक है, आप हवाई जहाज में बैठे, ये सेवाएं हैं। ये क्या है? सेवाएं हैं। तो इसलिए उसने कहा जो संतुष्टि मिलती है एक मानसिक विचार है। कैसा विचार है? मानसिक विचार है। ओके, जब हमें ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं, तो एहसास होता है कि हाँ आनंद आ रहा है। लेकिन गर्मी पड़ गई और तब हम गर्म कपड़े पहने तो कैसा एहसास होता है? असंतुष्टि मिलता है, बेकार लगता है, बहुत गर्म हो गया, अरे मैं तो मरने वाला हूँ। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति क्या करता है? ठंडे पानी से नहाने लगता है। तो कुल मिलाकर जो कल्याण है, व्यक्तिगत कल्याण, उसने कहा एक व्यक्ति का कल्याण उसके मन में रहता है, ठीक है, मानसिक विचार है कि कितना कल्याण मुझे मिल रहा है। और कई व्यक्ति तो ऐसे भी हैं कि कितना ही अमीर है लेकिन असंतुष्ट बना हुआ है, आज मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। ओके, ऐसा भी रहता है। तो इसलिए कहा कि मानसिक विचार है, कल्याण क्या है? मानसिक विचार है। अब देखिए कुछ आधुनिक अर्थशास्त्री हुए हैं, उनका क्या कहना है कि एक व्यक्ति की स्थिति, ठीक है, ये तो पीगू का है व्यक्तिगत कल्याण हम जहां पर बात कर रहे हैं, तो पीगू ने इसके साथ हम पहले बता चुके हैं कि जो आर्थिक कल्याण के बारे में उसने कहा कि आर्थिक कल्याण सामान्य कल्याण का वह भाग है जिसे मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है, ठीक है, जिन वस्तुओं का आदमी उपभोग करता है, तुम करते हम करते हैं, उसे यदि मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है तो उसे आर्थिक कल्याण कहते हैं। तो वही है ये, ठीक है जी, पिगू का। लेकिन एक व्यक्ति की स्थिति, यहां पर देखा आधुनिक अर्थशास्त्री, उससे आगे जो अर्थशास्त्री है उनका क्या कहना है कि एक व्यक्ति की स्थिति पहले से अच्छी हो जाए तो व्यक्तिगत कल्याण कहलाएगा। वरना एक आदमी की स्थिति पहले से अच्छी हो जाए, पहले से अच्छी हो जाए तो उसे व्यक्तिगत कल्याण कहेंगे। अब कैसे होगी पहले से अच्छी? माना कोई व्यक्ति क्या कर रहा था, पहले गरीब था और उसकी इनकम थी कितना, 1,000 रुपया प्रति माह। ओके, 1,000 रुपये प्रति माह एक आदमी था, ठीक है, पढ़ा लिखा था। अब वो जॉब लग गया, क्या लग गया? जॉब लग गया और उसकी इनकम कितनी हो गई प्रति माह भाई? इकाई दाई सैकड़ा हजार 1,00,000 रुपया, ठीक है, 1,00,000 रुपया अब उसकी इनकम हो गई है। तो क्या कहेंगे? एक व्यक्ति की स्थिति पहले से अच्छी हो जाए तो उसे व्यक्तिगत कल्याण कहेंगे, ठीक है। पहली स्थिति उसकी खराब थी, 1,000 रुपये तो खराब ही रहेगी बेचारे की, क्या खरीदेगा वो, ठीक है। अब उसकी स्थिति 1,00,000 पर पहले से अच्छी हो गई। तो इस रूप में आधुनिक अर्थशास्त्री परिभाषित करते हैं किसको? कल्याण को। आगे बात करते हैं। चौथा है सामाजिक कल्याण। देखो व्यक्तिगत कल्याण के बाद क्या आया? सामाजिक कल्याण। व्यक्ति में क्या है? एक व्यक्ति का कल्याण है
और सारे देश के लोगों को जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाता है? एक समाज बन जाता है। तो वो हो गया सामाजिक कल्याण। वो क्या हो गया? सामाजिक कल्याण। तो यहां पर लिखा हुआ है संपूर्ण समाज का कल्याण, अर्थात संपूर्ण समाज की उपयोगिताओं का योग, अर्थात संपूर्ण समाज विभिन्न वस्तुओं का जो उपभोग कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, देख रहा है, इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए, तो यह कल्याण कहलाएगा सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर कहलाएगा। ओके, तो इस प्रकार से व्यक्तिगत कल्याण एक व्यक्ति का, ठीक है, वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग करने से, जबकि सामाजिक कल्याण समाज के समस्त लोगों के द्वारा जो वस्तुएं और सेवाएं उपभोग की जाती है उनसे मिलने वाली संतुष्टियों का योग कहलाएगा क्या? सामाजिक कल्याण। अब आगे बात करते हैं, जो कल्याण है उसको मापने के जो तरीकों पर विचार हुआ है, आगे हम बात करते हैं परेटो की। परेटो के बारे में पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं, इसका वीडियो पहले से ही चैनल पर उपलब्ध है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो परेटो क्या कहता है कि हम कल्याण को कैसे मापेंगे भाई? उसने कहा कि जब किसी भी व्यक्ति की स्थिति पहले से बुरी हुए बिना, जब किसी व्यक्ति की स्थिति पहले से बुरी हुए बिना संपूर्ण समाज की स्थिति पहले से अच्छी हो जाए, ठीक है, पहले से अच्छी हो जाए, तो उसे कहेंगे क्या? सामाजिक कल्याण। एक बार पुनः दोहरा रहा हूं कि जब किसी व्यक्ति की स्थिति पहले से बुरी हुई, माना कोई व्यक्ति पहले कितना रुपए कमा रहा है, लो जी इसको कर देते हैं कि 2000 रुपया कमा रहा है, ठीक है जी, 2000 रुपए कमा रहा है, उसका जीवन माना यहाँ पे ठीक ठाक चल रहा है। ओके, ये तो हो गया व्यक्ति की स्थिति पहले से बुरी हुए बिना, मतलब खराब नहीं हुई उसकी स्थिति, वो वहीं खड़ा है, लेकिन संपूर्ण समाज की स्थिति क्या हो जाए? अच्छी हो जाए, अर्थात उसका बगल वाला 4000 रुपए कमाना शुरू कर दे, वो तो 2000 रुपए है, ठीक है जी, अब उसकी स्थिति वो तो ठीक ही चल रही है, और अगला वाला 4000 रुपए कमाना लग जाए या 10,000 रुपए कमाने लग जाए, ठीक है, तो तब क्या कहेंगे? उसे बोलेंगे यहाँ पर संपूर्ण समाज की स्थिति पहले से अच्छी हो। हमने तो यहाँ पे एक व्यक्ति की बात की, लेकिन उसको 2000 रुपए मिल रहा है, ठीक है, मिलने दीजिए, माना कि 2000 रुपए मिल रहा है एक आदमी को, वो यहाँ पर उसकी स्थिति है, और संपूर्ण समाज का जो आय का लेवल हो जाता है वह 2 लाख रुपए हो जाता है। कितना जाता है? 2 लाख रुपए हो जाता है। तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यदि ऐसा होता है तो इसे बोला उसने सामाजिक कल्याण। ओके, लेकिन यदि क्या हो कि यहाँ 2 लाख रुपए हो जाए, उसकी 2000 की जगह उसकी इनकम कितनी हो जाए? 100 रुपए हो जाए, तो तब ऐसे में कल्याण नहीं कहलाएगा, ये हुआ परेटो का क्या? कल्याण। तो ये परेटो ने कहा है, ठीक है जी। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था, कौन सा वाला टॉपिक? कल्याण अर्थशास्त्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात है कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र, परेटो ने ये कहा, कैल्डोर ने ये कहा, ठीक है, और भी आए इसने ये कहा, लेकिन पता नहीं चलता ये कल्याण है क्या, कल्याण आता कहां से है, ठीक है। एक तो कल्याण होता है कि बेटा मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, ठीक है, वहां पे पीटने की बात होती है, ठीक है। यहाँ पर कल्याण की बात हो रही, भलाई से हो रही है, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक्स में देख रहे हैं हम कि कल्याण का अर्थ कौन सा लिया जा रहा है। यहाँ पर कल्याण का अर्थ लिया जा रहा है वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग करने से, वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने से लोगों को जो संतुष्टि मिलती है, अर्थात संतुष्टि मिलने से थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जिससे उनका जीवन स्तर उच्च हो जाता है, अर्थात उनके पास जीने की सारी सुविधाएं लगभग आ जाती हैं और उनका जीवन खुशी खुशी पूर्वक चलने लगता है, किसी चीज की जीवन में कमी नहीं रहती है, तब कहते हैं कि कल्याण है भाई, ठीक है। क्या है? कल्याण है। लेकिन समाज का अधिकांश तबका क्या है? गरीब है, ठीक है, खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो ऐसे में कल्याण कहां से होगा? तो अर्थशास्त्र में कल्याण का मीनिंग ये है कि जो हमारा समाज है उसको अधिक से अधिक खाने पीने की वस्तुएं सेवाएं मिलनी चाहिए कि जिससे कि उसका शरीर तन मन, ठीक है, वो हर दृष्टि से क्या हो? संपन्न हो। तो जो कल्याण अर्थशास्त्र है, एक बार पुनः ले लेते हैं कि इसका जो विचार है वो सबसे पहले कल्याण शब्द का दिया था जे बेंथम ने, जो कि एक उपयोगितावादी था। इसको हम राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद यहां पर विधिवत रूप से इकोनॉमिक्स में कल्याण शब्द के बारे में या कल्याण अर्थशास्त्र के बारे में जिसने बताने का काम किया वो था प्रोफेसर पिगू। अब कल्याण के बारे में तो हम बता चुके हैं, कल्याण अर्थशास्त्र
क्या करता है कि वो किसी भी आर्थिक नीति सरकार के द्वारा बनाई जाती है कि वो जनता के लिए अच्छी है या बुरी है, इसके बारे में बतलाता है। ओके, और यदि बुरी है तो सरकार को उस नीति को चेंज करना पड़ता है। अब बात आती है, उसके बाद हमने आपसे कहा कि जो कल्याण है वह 4 प्रकार का है। एक है सामान्य कल्याण, दूसरा बोला आर्थिक कल्याण, तीसरा बोला व्यक्तिगत कल्याण और चौथा बोला सामाजिक कल्याण। तो आई होप कि कल्याण अर्थशास्त्र क्या है, यह टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा।